किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज खेती किसानी में चर्चा के विषय है पपीता की खेती से हमारे किसान भाई कैसे आत्मनिर्भर हुए। संगवारी हो, आजकल हमारे किसान भाई मन पपीता के बहुत बड़े रकबा में खेती करत हैं। संगवारी हो, बड़े बड़े हमारे करा विशेषज्ञ हैं जो फलदार उद्यान के विभाग के विशेषज्ञ हैं, वो मन प्रेरित करत है, मतलब प्रोत्साहित करत है और फल के खेती करके आज हमारे किसान मन अच्छा आमदनी कमावत है और आत्मनिर्भर बनत है। आज पपीता के उन्नत ढंग ले खेती कैसे करन, आत्मनिर्भर कैसे करन बनन, ये विषय में आज चर्चा करे बर हमारे बीच में विशेषज्ञ आए हैं। श्री सुदीप अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, आप स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और अग्रवाल साहब उद्यान की कृषि विशेषज्ञ हैं, उद्यान की विशेषज्ञ हैं। आज एक से विस्तार पूर्वक हम चर्चा करबो कि पपीता की खेती कैसे कराए, कब बोए, कैसे ढंग से अच्छा आमदनी का कमाएं, हमारे किसान भाई आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। लेकिन चर्चा के पहले हम एक ठन पपीता की खेती के ऊपर फिल्म बनाए हैं, बोला हमारे किसान भाई मन पहले देखें, ओकर बाद फिर अग्रवाल साहब से चर्चा करब। अपनी सांस्कृतिक विरासत और घने पेड़ पौधे खेती किसानी के नाम से छत्तीसगढ़ पूरे देश में विख्यात है। यहाँ के प्रत्येक जिले की अपनी अलग खासियत है, जिसमें बस्तर छत्तीसगढ़ का बेहद सुंदर जिला है, जो मनमोहक झरने, खूबसूरत जंगलों और आदिवासी संस्कृति के रंग में रंगा। जिला बस्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ कला संस्कृति के साथ अब खेती किसानी के कार्यों में भी विकास की दर तेजी से बढ़ती ही जा रही है। बस्तर के युवा, पुरुष, महिलाएं सभी अपने अपने तरीके से विभिन्न पहलुओं से जुड़कर बस्तर का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बस्तर का ड्रीम प्रोजेक्ट मानो साकार हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कृषि पंडित कहे जाने वाले डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा और प्रगतिशील कृषक डॉक्टर विमल चावड़ा जी और बस्तर किसान कल्याण संघ के मिले जुले प्रयासों से, जिसमें बस्तर क्षेत्र की महिलाएं ज़्यादा सक्रिय रूप से खेती किसानी में लगी हुई हैं। बस्तर, जहां केवल गिने चुने ही अनाज की खेती की जाती थी, आज वहां फलों की भी खेती होने लगी है। बदलते दौर के साथ कृषि पंडित भी बस्तर के जागरूक और कर्मठ बस्तर किसान कल्याण संघ और महिलाओं के समूह समेत लोगों को पपीते की खेती की जानकारी और उससे आर्थिक लाभ कैसे कमाया जा सकता है, इन विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन देते हैं, जिसके कारण आज उन सलाह और कल्याणकारी कार्यों को अपनाकर बस्तर की उपजाऊ भूमि में पपीते का उत्पादन किया जा रहा है। किसान भाइयों, किसी भी प्रकार की खेती करने से पहले या उसे अपनाने के पहले उसके बारे में जानकारी कृषि वैज्ञानिक या वरिष्ठ कृषकों से जरूर इकट्ठी करें, ताकि गलतियां करने से आप बच सकें। बस्तर की महिलाओं और किसानों को छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञों से सलाह मिलती है, जिससे वे जान पाए कि पपीता एक ऐसा सदाबहार मधुर फल है जिसकी मांग हमेशा बाजार में बनी रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा लाभकारी फल है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होने के साथ साथ खेती के मामले में बहुत जल्दी से बढ़ने वाला पेड़ है, जो साधारण जमीन, थोड़ी गर्मी और अच्छी धूप मिले तो अच्छा फलता फूलता है। यदि किसी गांव के क्षेत्रफल का 5% भाग भी खेती किसानी के काम में जुट जाए तो पूरा का पूरा गांव आत्मनिर्भर हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण अंचल में ही खेती हर आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगेगी। और ऐसा संभव हो रहा है डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा और विमल चावड़ा जी की बदौलत।
महिला सशक्तिकरण की मूल भावना से प्रेरित होकर गांव के उत्थान को मूल मंत्र बनाकर बस्तर किसान कल्याण संघ नया प्रयास कर रही है, जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पुरुषों के साथ महिलाएं खेतों में नजर आती हैं। पपीते की पौध तैयार करने की तकनीक और बीज की मात्रा की पूरी जानकारी बस्तर किसान कल्याण संघ के माध्यम से महिला कृषकों को दी जाती है। खेत की तैयारी हो या रोपण की तकनीक हो, इन तमाम वैज्ञानिक विधियों की जानकारी छत्तीसगढ़ के कृषि पंडित कहलाए जाने वाले डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी और प्रगतिशील कृषक डॉक्टर विमल चावड़ा जी बस्तर के कृषकों को देते हैं। आज बस्तर जिले में शानदार तरीके से पपीते की मार्केटिंग हो रही है, जहां के खेतों में केवल धान और गेहूं जैसे पारंपरिक फसल ही दिखाई दिया करते थे। आज वहां के खेतों में, आज वहां की उपजाऊ जमीन में रसीले मीठे फलों की खेती भी किसान भाई बहन करने लगे हैं और बस्तर की सुंदरता में आत्मनिर्भर होकर चार चांद लगाकर खुशी से आर्थिक लाभ कमाकर लोगों तक पपीते जैसे फलों की विभिन्न वैरायटीज पहुंचा रहे हैं। सचमुच बस्तर और बस्तरियापन अनूठा है। तो संगवारी हो देखे हो कि हमारे बस्तर क्षेत्र में कतेक बढ़िया ढंग से खेती हो थे। बस्तर में पपीता के जो खेती करत हैं हमारे आदिवासी भाई मन हैं। तो आओ चर्चा ला अग्रवाल साहब से हम शुरू करें। अग्रवाल साहब, आप बताते हो कि पपीता की खेती जैसे खासकर अभी फिल्म हम देखें कि दरभा क्षेत्र, बस्तर के क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में ही पपीता के आदिवासी महिला मन आज आत्मनिर्भर हुआ थे। तो ये विषय में आपके क्या विचार हैं? जी, जैसा कि अभी हमने फिल्म में देखा, हमारी बस्तर क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं ने सफलतापूर्वक पपीते की खेती को किया और आत्मनिर्भर होने की तरफ अपने कदम को बढ़ाया। प्रश्न ये उठता है कि पपीता ही क्यों? क्या बस्तर में कोई दूसरी फसल का हम चुनाव नहीं कर सकते थे? तो इसका उत्तर ये है कि जब ये परियोजना का आरंभ हुआ तो हम लोगों ने विभिन्न फसलों के पूरे एनालिसिस के बाद ये संभव पाया कि पपीते की खेती अगर ये महिलाएं करेंगी तो उनको शायद सबसे ज़्यादा आमदनी सबसे कम समय में हो पाएगी और उसके बाद उस आमदनी से वो अपने आगे के समय में उस खेती को आगे कंटिन्यू करने के लिए अपने ऊपर निर्भर हो पाएंगी और एक उस पहले साल की आमदनी से बाकी आगे के वर्षों तक उस खेती को कर पाएंगी। इसके लिए पूरा एनालिसिस के बाद हमने पपीते का चुनाव किया। अग्रवाल साहब, जैसे कि हम फिल्म में देखें कि जी नारायण भाई चावड़ा जी है प्रशिक्षण देवा थे, खेत में गिंजरा थे और वो ओला तो कृषि पंडित के नाम से जी सरकार सम्मानित भी करे है। जी तो ओकर योगदान कतेक मानते हो आप खेती में और पपीता की खेती में? नारायण चावड़ा साहब जो हैं हमारे पूजनीय हैं और विमल भाई के पिताश्री हैं। जी जी। और वो पिछले विगत मेरा ख्याल है कि 30-35 वर्षों से किसानों की सेवा में किसानों को नए नए बीज खुद बना के प्रदान करते रहे हैं। तो जो पपीते की प्रजाति बस्तर परियोजना में इस्तेमाल की गई, उनके प्रजनक ब्रीडर जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, वो नारायण भाई ही हैं। उन्होंने 15 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद इन पपीते की प्रजातियों को बनाया, क्योंकि इसके अलावा आज देश भर में हिंदुस्तान में बनी हुई कोई भी उन्नत प्रजाति जो कमर्शियल रूप से खेती में यूज़ हो रही हो वो नहीं है। तो बाकी सब चीज़ों में जो उन्होंने करेला, टमाटर, खीरा इत्यादि सब चीज़ों की प्रजातियां बनाई, उसके अलावा ख़ास तौर पे फलों की खेती में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया है। एक बिही अमरूद के नाम से तो सभी आज छत्तीसगढ़ में परिचित हैं, जानते हैं।
और पपीते की ये 2 प्रजातियां जो उन्होंने बना के दी हैं, ये भी पूरे देश में आज इस्तेमाल हो रही हैं। तो उनके योगदान को आंक पाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। जी। अच्छा अग्रवाल साहब, जैसे कि पपीता की आधुनिक खेती जी करना है तो का बात की ध्यान रखना चाहिए जिसमें जी आमदनी अच्छा हो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। किसी भी किसान के लिए अपनी खेती को शुरू करने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके क्षेत्र में, उसकी मिट्टी में वो खेती सफल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो पपीते की खेती के लिए आपको ऐसी मिट्टी का चुनाव करना पड़ेगा जिसमें पानी रुकने की समस्या ना हो, क्योंकि पपीते को ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार पपीते को बहुत ज़्यादा ठंड अच्छी नहीं लगती। तो जैसा कि हमारा उत्तर भारत का इलाका है, वहाँ पे 3-4 महीने अच्छी ठंड पड़ती है, और बाकी हमारा जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी का इलाका है, यहाँ पे वो नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत के बराबर ठंड नहीं पड़ती। तो इसका असर हम इस तरह से देख सकते हैं कि पपीते का खेती का 80% क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसे इलाकों में है जहाँ ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि पपीता एक ट्रॉपिकल फ्रूट में आता है, तो उसमें ठंड ज़्यादा चाहिए नहीं होती। इसी प्रकार बारिश बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि पहले मैंने बोला कि पपीते को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बारिश भी जहाँ जिस क्षेत्र में हो वहाँ पे भी किसान को इस खेती से पहले इस बात का आकलन करना चाहिए। मतलब ये है कि क्या जब किसान खेती करें जी तो पानी के निस्तारण बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मिट्टी अगर दोमट भी है और अगर उसमें अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाता है किसान, तो एक ढलान रहना चाहिए, ढलान रहनी चाहिए। जी 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 जी। अच्छा, ये अग्रवाल साहब ये बताते कि कौन समय, कौन महीना पपीता के मतलब लगान जेकर से ओकर फल अच्छा आवे, और महीना और माह के समय के कैसे ढंग के ध्यान रखना चाहिए? जी, अच्छा प्रश्न है, और इसका भी मैं कहूँगा कि ये पिछले वाले प्रश्न का एक तरह से विस्तार है जी, कि खेती कब करनी चाहिए। हाँ। और किन हालात में खेती का अच्छा आमदनी युक्त आपका उत्पादन होगा। तो पपीते की खेती के लिए जैसा कि मैंने कहा कि एक विशेष परिस्थिति चाहिए जी। तो किसान को ये देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में ठंड के महीनों में 15 डिग्री से नीचे का तापमान किन महीनों में नहीं जा रहा है, और गर्मी के महीनों में 32 से 35 डिग्री से ऊपर जो औसत तापमान है, दिन का जो औसत तापमान है, वो किन महीनों में नहीं जा रहा है। तो उसको इन महीनों के पहले रुपाई करने का प्रयास करना चाहिए, तो उसको एक लंबी अवधि तक तुड़ाई के अवसर प्राप्त होंगे। अगर वो इन बातों का ध्यान नहीं रखेगा तो उसकी जो पपीते की प्रजाति है वो उसको उत्पादन कम दे सकती है। जी। तो ऐसे महीनों का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे उसको ज़्यादा ठंड का अनुभव ना हो और बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव ना हो। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, एमपी, इन इलाकों में फरवरी के आसपास अगर आप इसकी रुपाई सोचें या फरवरी मार्च में इसकी रुपाई सोचें तो एक अच्छा समय पपीते को मिल जाता है पैदावार देने के लिए। जी। अच्छा अग्रवाल साहब, आप बताते हो कि प्रति एकड़ कतेक पौधा लगावे, काबर किसान मन एक एक पौधा की कीमत होते जी, और ज़्यादा पौधा लगाई तो घना हो गए जी, कम पौधा लगाई तो उत्पादन कम हो गए जी। तो प्रति एकड़ कतेक पौधा रहना चाहिए? अलग अलग और पौधा से पौधा दूरी भी जी बिल्कुल उसी से निर्धारित होगा कि एक एकड़ में पौधे कितने आएंगे। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक पपीते का पौधे का जो पत्ता होता है वो कम से कम 1 से 1.25 मीटर दूर तक जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए किसान को कि दोनों पपीते के अगल बगल के जो पौधे हैं, चाहे वो लाइन से लाइन में हो या आपके पौधे से पौधे के बीच में हो, वो दोनों पत्ते थोड़े अलग अलग रहें। तो उसी से निर्धारित हो जाता है कि पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 1 मीटर दोनों तरफ अगर पत्ता जा रहा है तो मिनिमम 6 फीट की दूरी तो हो ही गई। लेकिन अगर 7 फीट भी रखेगा तो भी आसानी रहेगी पौधे को अपनी हवा पानी का पूरा भरपूर मिलने के लिए और उसकी पैदावार अच्छी होगी। तो आप कई इलाकों में देखिएगा किसान 6x6 पे लगा लेते हैं, कई इलाकों में 7x7 पे लगाते हैं।
हमने जो बस्तर में जो प्रयोग किया था उसमें हमने दूरी 8x8 की रखी थी और 8x8 की दूरी रखने पे हमारे 1 एकड़ में 550 पौधे आए थे। अगर वो दूरी थोड़ी बहुत कम होगी तो 550 से 100-200 पौधे ऊपर निकल जाएंगे। जी जी। अच्छा अग्रवाल साहब, जैसे पपीता के ये तो हो गए कि 1 एकड़ में 500 या 550 लगना चाहिए जी। लेकिन जब पपीता लगाना है, आप बताएं कि सबसे अच्छा मौसम होते फरवरी या मार्च के बीच में जी पपीता लगा देना चाहिए जी। लेकिन ओकर तोड़ाई के महीना कब आते, कतका दिन में पपीता तोड़े के लिए हो जाते जी बाजार में बेचे के लिए हो जाते? जी। तो देखिए, पपीता एक लंबे अवधि की फसल है, ये बाकी फसलों से ज़्यादा समय तक चल सकती है और इसमें पैदावार भी आने में थोड़ा समय लगता है। तो पपीता अगर इसमें कोई बीमारी का नुकसान ना हो तो 18 महीने तक चला जा सकता है। तो इसमें 45 दिन में तो आपकी पौध तैयार होके रोपाई के लिए जाती है। तो बुआई से अगर पहली तुड़ाई का समय आप देखें तो 250 से 300 दिन कम से कम लग जाते हैं, यानी 8 से 10 महीना आपका बीज बुआई से इसके अंदर समय पहली तुड़ाई में लग सकता है। जी जी जी। जी, मतलब 8 महीना के अंदर फिर वो फल आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आगे 3-4 महीने 5 महीने तक चलता रहेगा। अग्रवाल साहब, एक पैदावार कतेक होते, प्रति एकड़ कतेक पैदावार हो जाते? जी, पैदावार का देखिए ऐसा है कि ये क्षेत्र के बदलने के साथ, किसान की मेहनत के बदलने के साथ पैदावार इसकी अलग हो सकती है। जी जी जी। मैंने महाराष्ट्र के बहुत सारे किसानों से बातचीत की है, एमपी के बहुत सारे किसानों से बातचीत की है और यही प्रश्न मैं जब उनसे पूछता था तो वो कहते थे कि साहब हमारे महाराष्ट्र में 15 से 20 टन प्रति एकड़ की पैदावार आती है। लेकिन जो बस्तर का अभी प्रयोग हुआ है और बस्तर के जो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने आधुनिक खेती के माध्यम से इसको किया तो उन्होंने 50 से 70 टन तक भी पैदावार ली है। और अगर उनकी फसल और 2-4 महीने चली जाती तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो 80 से 100 टन भी पहुंच जाते। तो पैदावार देना प्रजाति के क्षमता में तो है, लेकिन वो ले पाना अपने किसान की क्षमता के का विषय है कि किसान कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी खाद पानी दे रहा है, कितना उसका ड्रिप का अनुभव है, कितना ऑटोमेशन का अनुभव है। उन चीज़ों पर निर्भर करता है कि वो कितनी उसमें से आमदनी निकाल सकता है। किसान भाई हो, देखे हो अभी अग्रवाल साहब बताइए कि आपके मेहनत, आपके देख रेख, आपके वो लगन के ऊपर भी उत्पादन के क्षमता हर मायने रखते। तो किसान बराबर जुटे रहना चाहिए, खेत में बराबर निगरानी करत रहना चाहिए। कोई प्रकार के कोई समस्या आवत है तुरंत अग्रवाल साहब या ऐसा विशेषज्ञ मन से जानकारी लेवत रहना चाहिए और अग्रवाल साहब के तत्तर संपर्क में रहना चाहिए विशेषज्ञ मन के, तब जाके आपके पैदावार हर बहुत ज़्यादा हुई और आमदनी भी अच्छा ढंग से आप मिली। तो आप बताते किसान कतेक पैदावार ले सकते, कतेक आमदनी कमा सकते 1 एकड़ वो खेती करे थे पपीता? देखिए, एक औसत अगर हम मान लें कि 25 टन की पैदावार किसी भी किसान को मिल सकती है, अच्छे से अच्छे बुरे से बुरे किसान को, तो एक 25 टन पैदावार में 25,000 किलो का आपका वो पैदावार हो गई। बाजार में 8 रुपए से 10 रुपए तक औसत भाव पूरे सीजन में उसको मिल सकता है। अगर हम कैलकुलेशन की आसानी के लिए 10 रुपए का भाव पकड़ लें तो 25,000 किलो से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 लाख रुपए की एकड़ की पैदावार आती है। तो इसमें जो खर्चा मान लीजिए कि किसान का औसत 50,000 70,000 तक आ जाता है, तो 1.5 से 2 लाख रुपए तो किसी भी एक औसत दर्जे के किसान की इसमें आमदनी सुनिश्चित हो जाती है। अच्छा, ये बताते हो कि जैसे कि आप बताओ तो कि एक तो बहुत अच्छा 2-2.5 लाख रुपया किसान कमा सकते 1 एकड़ में जी। ये हर एक किसान के लिए या एक परिवार के लिए बहुत बड़े आमदनी है जी। अग्रवाल साहब बताते कि ये में रोग राई का लगते, कैसन ढंग के देख रेख करना चाहिए और प्रतिकूल वातावरण हो गई जैसे ओला गिर गए जी, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ गए, या जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई और या अतिवृष्टि हो गई, तो कैसे ढंग के पौधा ला बचाए जा सकते और रोग राई से कैसे वो नियंत्रण करें जेकर से किसान नुकसान से बच जाए जी। एक ठंड में सबसे ज़्यादा समस्या जो आ जाती है वो पाला गिरने की है जी। तो पाला गिरने से पपीते का खेत जल सकता है जी। तो पाला से बचने का किसानों का ज़्यादातर अनुभव रहता है, वो अपना घास फूस जला के धुआं करते हैं
और उससे पाले को रोकते हैं, एक तो पाला एक समस्या पैदा कर सकता है। दूसरी बात अतिवृष्टि की बात है। हमने पहले भी चर्चा की कि खेत में ऐसी ढलान बनानी चाहिए कि पानी कहीं रुके ना। जी जी। तो पानी को रोकने के लिए एक तो ढलान का माध्यम हो गया। दूसरा, अगर पानी आपके क्षेत्र में ज़्यादा गिरता है तो बजाय समतल खेत में पौधा लगाने के अगर आप एक मेड़ बना के उसके ऊपर पौधा लगाएंगे तो ज़मीन से 1 फीट कम से कम ऊपर मादा रहे। बना के जी जी 1 फीट ऊंची अगर वो मेड़ बना के उस पर पौधा लगाएंगे तो वो पानी अगर गिरता भी है तो पानी जल्दी से नीचे नाली में आ जाएगा और उसके पपीते को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जी जी। तो एक तो और ओला एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई आप रोकथाम करना चाहें तो भी वो उसमें संभव नहीं है। लेकिन फिर भी पपीते की अगर पत्ते जो हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं तो ओले अगर गिरते भी हैं तो मुख्य नुकसान जो है पत्तों को हो सकता है, फल के ऊपर नुकसान ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। अच्छा, अब ज़्यादा तापमान जिसे अभी चला थे तापमान जी, तो तापमान में क्या करना चाहिए कि फल अच्छा रहे? तापमान को भी रोकना तो देखिए संभव नहीं है, हाँ, लेकिन इतना कर सकते हैं कि जैसे आपने मेड़ बनाई और मेड़ बनाने के बाद जो दोनों लाइनों के बीच में जो बीच की जगह है वहाँ पे अगर मखमल घास लगा दें आप तो मखमल घास लगाने से जो पेड़ के आसपास का तापमान है वो 2-3 डिग्री कम हो जाता है। तो उसको माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। तो माइक्रो क्लाइमेट में थोड़ी सी आपकी नमी और जो गर्मी का तापमान है वो कम हो सकता है, उससे उसके पॉलिनेशन में थोड़ी सी आपको मदद मिल सकती है। लेकिन मुख्य तौर पे आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका जो परागण का अवधि है वो बहुत ज़्यादा तापमान के अवधि में ना आए। जी जी जी। तो अब 150 दिन के बाद जो है वो पपीते में फूल आएगा, आपके 45 दिन में रोपाई होगी। तो 45 दिन से 150 दिन के बीच का जो 100 दिन का समय है अगर वो उस तापमान के जो मुख्य अवधि है उसमें निकल जाए और फूल आने के समय तापमान कम हो जाए तो वो ध्यान रखना है, जो मैंने उस वक्त रुपाई के संदर्भ में भी बोला था ध्यान कि रुपाई ऐसे समय पे करें जब ना बहुत ठंड का अवधि हो और ना बहुत गर्मी की अवधि से पौधे को गुजरना पड़े। जी। तो उसमें आपका तापमान का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी जी। किसान भाई हो, अभी अग्रवाल साहब बहुत अकन विस्तार से बात बताइन है कि समय के कैसे ध्यान रखना चाहिए, अतिवृष्टि, ज़्यादा तापमान या ओलावृष्टि, ये में का बात के ध्यान रखना चाहिए। पपीता की खेती एक बहुत ही अच्छा आमदनी की खेती है, ओकर बात ला सब ध्यान रखना चाहिए। संगवारी हो, ये तो खेती किसानी की बात तो चलत है और चलते रही, लेकिन मनोरंजन की भी बात होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मा ददरिया गीत भजन होना चाहिए। तो आओ देखन सुघर अकन ले एक लोकगीत। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। गौरी के लाल गजानन पहली मानावत हो। गौरी के लाल गजानन पहली मानावत हो।
गौरी के लाल गजानन पहले मनावत हूँ। गौरी के लाल गजानन पहले मनावत हूँ। अग्रवाल साहब, अब जाए के बेरा हुआ थे, लेकिन जात जात हमारे किसान भाई ला एक संदेश दो पपीता की खेती के ऊपर। संदेश मेरी तरफ से यही है कि पपीते की खेती बहुत आमदनी की खेती है, इसको ज़रूर कीजिए, लेकिन करते वक्त कुछ सावधानियां जो मैंने बताई उनका ध्यान रखिए। और कभी भी आपको लगे कि पपीते की खेती के संबंध में आपको और जानकारी चाहिए तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपको पूरी आधुनिक खेती करने की पूरी विधि में आपका सहयोग करेंगे ताकि आपकी उन्नति हो सके और आप आत्मनिर्भर हो सकें। जी जी, बहुत अच्छा संदेश दे और बहुत विस्तार से चर्चा करें। अग्रवाल साहब, आप आए और बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करें, ओकर बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, आप उमन से हम विदा लेवत हन। इसने कार्यक्रम देखत रहूँ और खेती किसानी करके आत्मनिर्भर बनूँ। तो जाए के बेरा जम्मो किसान भाई बहनी मल्ला राम राम।